वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक सारे अपडेट्स रेगुलर आते रहें। आज हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मनी पॉल का प्रोग्राम होता है स्कूल ऑफ बैंकिंग। ये बेसिकली 1 ईयर का एक प्लान होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से आपको सिलेक्शन मिलता है, क्या बेसिक है। और इस एग्जामिनेशन की जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो लास्ट के 10 डेज में जानेंगे कैसे प्रिपरेशन को बूस्ट किया जाए, क्योंकि दोस्तों 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है और आपके पास हार्डली 14 डेज बचे हुए हैं। तो इन 14 डेज में ऐसा क्या किया जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो जस्ट हम आपके लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने कहा है कि सर वीडियो प्लीज़ लाइएगा ताकि हम इसके बारे में कुछ जान सकें। तो आज मैं इसको बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा क्या है क्या। बेसिकली देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक जो नोटिफिकेशन जो भी आया था वो 1 ईयर का एक डिप्लोमा बेसिस प्रोग्राम है। ओके, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है बैंकिंग एंड फिनेंस में। पहली चीज़, कराता कौन है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के हेल्प से होता है, लेकिन जो मणिपाल का प्रोग्राम है, मणिपाल यूनिवर्सिटी इसमें को पार्टनर है इसका। ओके, तो इसकी एक सर्टेन फीस अराउंड 4 to 6 लाख रखी गई है और वो नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ दे रखा है। ऐसा होगा कि जो ये आपका अमाउंट होगा ये आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपको इसकी ईएमआई से देना होगा। ओके, तो ये सिस्टम जो है वो वहाँ से आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। फाइन। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ कि जिन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए कैसे करके किया जाए, क्या है बेसिकली एग्जाम्स में मुझे क्या क्या चीज़ें इसके लिए पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूंगा। स्टार्टिंग का जो 1 ईयर है इसमें दोस्तों 9 मंथ का तो आपका स्टडी प्लान है, 9 मंथ का। और जो लास्ट के 3 मंथ्स होंगे उसमें आपको ब्रांच में सिटिंग पीओ आपको बैठा दिया जाएगा। प्रोविजनरी ऑफिसर इन द जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल में आपको ये जॉब मिल जाएगी। फाइन। तो फिर वहाँ से आपको चार्जेस कंप्लीटली यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। फाइन। ये आप लोन करा सकते हैं। आपने अगर सपोज करिए आपने लोन करा लिया इस अमाउंट का, तो जो आपको सैलरी मिलेगी लगभग 35,000 सपोज करिए आपको सैलरी मिलती है 35,000, तो इसमें से आपकी पर मंथ की ईएमआई बन जाएगी 5 से 6 हज़ार रुपये की, और उसी के अकॉर्डिंग आपका हर साल यहाँ से ये अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा। फाइन। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ये पोस्ट है प्रोविजनरी ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ये पीओ के ही इक्विवेलेंट पोस्ट है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो लोग आईबीपीएस के थ्रू पीओ करके जाते हैं, ओके, ये लोग डायरेक्टली प्रोविजनरी ऑफिसर बनते हैं। और जो आप ये मणिपाल का कोर्स करेंगे 9 मंथ्स का और उसका 3 मंथ सिटिंग एज अ पीओ बैठेंगे ब्रांच में, तो आप एक जो आईबीपीएस के पीओ होते हैं इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं। फाइन। तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा इनसे डिफरेंट होता है। जो बंदा आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स को क्वालिफाई करके ब्रांच में जाता है उसको जो सैलरी मिलेगी और आपकी सैलरी में डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एग्ज़ाम आपके 25 सितंबर को है, तो ज़्यादा बेस्ट टाइम आप मत करेगा, स्टडी में लग जाएगा। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो 2 बिहाफ पर है। पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका साइकोमेट्रिक असेसमेंट और ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू, ये फेजेस में है। तो जो पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसमें आपसे कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव में आपका क्या क्या आएगा। देखो, पहले मैं आपको बता दूं जो एग्ज़ाम फेज़ 1 है इसमें आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसके बाद में दोस्तों जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो 50 क्वेश्चन हैं 50 नंबर के। सब कुछ 50 आउट ऑफ 50 हो रहा है। तो टोटल 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। ओके, जिन लोगों का ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ओके, तो उनका ही साइकोमेट्रिक और ग्रुप डिस्कशन होता है। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है वो इस एग्जाम के खत्म होने के तुरंत बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों 30 मिनट्स का होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और ये इसमें 50 नंबर का बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। 2 चीज़ें आपसे आएंगी, लेटर राइटिंग और ऐसे। जिन लोगों को डाउट है कि सर लेटर राइटिंग और ऐसे के लिए क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर एक आपके लिए कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल बना के रखा हुआ है ऑलरेडी कि लेटर आपको कैसे लिखना है और ऐसे कैसे लिखने हैं। इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, और इस वीडियो के एंड में जो पहला कमेंट होगा और डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे लिंक डाल दूंगा आपके लिए। ओके, तो आप अपने कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही है तब भी। फाइन। और डिस्क्रिप्टिव दोस्तों केवल उन्हीं लोगों का चेक होगा जिनका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। देके तो आपको 2 नहीं आने हैं, आपको रिटन भी देना है और डिस्क्रिप्टिव भी देना है। लेकिन इन द केस अगर जो लोग डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाते हैं तो जब रिजल्ट आएगा तो केवल आपके रिटन एग्जामिनेशन के वहाँ पर मार्क्स आएंगे, डिस्क्रिप्टिव की आपकी कॉपी भी इवन चेक नहीं होगी।
डिस्क्रिप्टिव केवल उन्हीं लोगों का चेक होगा जिन लोगों का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। फाइन, तो ये तो बेसिकली पैटर्न है। मोस्ट प्रोबेबली जो लेटर राइटिंग और ऐसे है ये आपका ऑनलाइन बेस पर होगा। ओके, तो ऑनलाइन में क्या करना होगा, आपके पास क्वेश्चंस होगा और आपको इनपुट उसमें टेक्स्ट लिखने होते हैं। बेसिकली ये फंडा है। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो और आपको वहाँ से क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों जो फेज सेकंड है, फेज सेकंड में आपका साइकोमेट्रिक असेसमेंट है और ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। बेसिकली साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके साथ में ही जीडी और जो पीआई है आपका, उसके नंबर आपके जोड़े जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन जो भी होगा और आपका ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, ये चीज़ें जोड़ी जाएंगी। साइकोमेट्रिक वाला क्या है, जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। साइकोमेट्रिक में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। पर्सनालिटी क्वेश्चंस के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक प्रॉब्लम्स होती है उस पर आप या तो एग्री कर सकते हैं या तो डिसएग्री होते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। ओके, तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी को दिखाता है कि आपकी मैनेजरियल स्किल्स पे क्या सोच है और आप डिसीजन कितने स्ट्रांग ले सकते हैं और आप एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। ओके, एक जनरल व्यू में एग्जामिनर चाहता है कि आपकी क्या राय है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे सेम क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछ लिया जाता है और रिपीट कर दिए जाते हैं यही सारे ऑप्शंस। ओके, क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट होंगे वहाँ पर जब आप साइकोमेट्रिक टेस्ट देंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो आप ऑप्शंस लगाएंगे ऐसा ना हो कि आपने पहली बार जो आंसर दिया उसमें न्यूट्रल लगा दिया, सेकंड वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया तो आपने बगैर पढ़े ही उसमें तुक्के मार दिए, एग्री, डिसएग्री, नॉन एग्री, स्ट्रांगली एग्री। ऐसे आप ये मत करेगा, इससे आपके स्कोर पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फाइन, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर उसके बाद इसका आंसर देना। ओके, और दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके, तो इससे क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जब आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आप आसानी से उसकी हिंदी भी समझ सकते हैं और उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब रही बात दोस्तों सिलेबस की कि लास्ट मोमेंट पर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सिलेबस में सब कुछ तो हमें पढ़ना नहीं होता है। सिलेबस में हमें क्या पढ़ना होता है, जो चीज़ें हाईएस्ट वेटेज रखती हैं। अगर आप लास्ट एंड पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इसके लिए पिछले 3 से 4 महीनों से लगे हुए हैं, तब तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो मैंने आपको रीजनिंग में 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, जस्ट आपके लिए, मेजर पार्ट और माइनर पार्ट। देखो मेजर पार्ट में क्या है, सैलोगिज्म आपसे पूछा जा सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट होगा, पजल का टेस्ट होगा, इनइक्वलिटीज होंगी, इनपुट आउटपुट होगा। अगर आपके ये टॉपिक पे आप रिवीजन कर लो जितनी कर पाओ। रिवीजन कहाँ से करो, आप ये मत सोचो कि मैं आईबीपीएस पीओ के प्रैक्टिस सेट उठा के रिवीजन कर रहा हूँ तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन सबके कॉमन होते हैं। मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, बीएससी की प्रीवियस ईयर की जो भी आईबीपीएस पीओ की बुक होती है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हों इनसे रिलेटेड, सेलॉक्स के, इनइक्वलिटीज के, इनपुट आउटपुट के, तो इनको कर लो। आजकल क्या हुआ है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। सेलोगिज्म में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि विच इज डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे वीडियोस देख लो, इसमें हमने बताया हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस मैं और भी बना लूंगा आपके लिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, कोई डाउट है तब। ओके, इनइक्वलिटीज का बिल्कुल हायर लेवल हमने बना के रखा हुआ है। इनपुट आउटपुट पर क्लासेस अभी ऑनली चल रही हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट दोस्तों, इस पर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा रुक के पिक करें। पहले आप अच्छा स्कोर इसमें कर लें, इसमें कर लें, इसमें कर लें। अगर आपकी पजल पे कमांड बहुत अच्छी है तभी आप इसको अटेम्प्ट करें। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम्स में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद आके वो वहाँ पर रुक जाते हैं और टाइम अप हो जाता है, टाइम उनको कम मिल पाता है, स्कोर रीजनिंग में अच्छा नहीं कर पाते। तो पहले आप क्या करिए, जो आपका एरिया बहुत स्ट्रांग है उस टाइप के क्वेश्चंस को सेट करिएगा। सेलॉक्स के क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चंस ग्रुप में होते हैं। इनइक्वलिटीज भी 5 नंबर में ही आती है, इनपुट भी 5 नंबर में आता है। तो आप 15 नंबर सॉलिड बना सकते हैं, उसके बाद ही इनको पिक कर लो। कभी कभी क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग भी आपसे आ जाती है एग्जाम्स में, लेकिन ये माइनर टॉपिक्स हैं, इस पर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप इसमें 10/10 स्कोर कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट के ऊपर कुछ टेस्ट आते हैं कि एक बड़ी सी टेस्ट लिखी होती है, फिर इसके लेफ्ट के उसके राइट में क्या पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं। और ब्लड रिलेशन के ऊपर आएगा तो 5 नंबर की पजल फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, जैसे कि रिलेशंस नहीं दिए होते हैं कि P@Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, इस तरीके से जो सेट होते हैं। ब्लड रिलेशन भी हमने काफ़ी वीडियोस कराए हैं, आप इनको देख लो। रीजनिंग में आप अगर ये स्ट्रेटजी मेंटेन करके चलोगे, अभी आपके पास 15 दिन है, अप्रॉक्स 14-15 दिन, तो इन दिनों में आप अपने टाइम को ज़्यादा अच्छे से एलोकेट करो और प्रैक्टिस पे फोकस करो। जो आपके स्ट्रांग एरिया हैं उनको और स्ट्रांग करो, उन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आप यहाँ पर 50 में से कम 35 से 40 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। और इतना अगर आपने कर लिया तो आप
इस सीरीज में बहुत आगे आ जाओगे। ओके, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, क्वांट में आपको क्या पढ़ना है। देखो क्वांट में ये जो 4 टॉपिक मैंने बिल्कुल अलग निकाल दिए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेफिनेटली वहां पर 2 डीआई आपकी आएंगी, अच्छी लेवल की होंगी। डेटा सफिशिएंसी होगा, यहाँ पर एक केसलेट भी आ सकता है जो केसलेट की डीआई होती है। और प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक, ये क्वेश्चंस भी आपके वहां पर रहेंगे। फाइन, तो ये सब बड़े टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक हैं जो आपके हाई स्कोरिंग रहते हैं। साथ में दोस्तों नंबर सीरीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन आएगा। और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन से हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए। और अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, यहाँ से आपसे 5 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अरिथमेटिक में क्या क्या है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI, ये जैसे मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन, ये टॉपिक एक एक 2-2 नंबर के कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान रख लो, अरिथमेटिक कम से कम आपके 10 नंबर पूछा जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 40 मार्क्स का होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका एरिया अभी स्ट्रांग है आप उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कहाँ से करो, बुक के क्वेश्चंस को तो बनाओ ही बनाओ, साथ में मैं आपको कहूँगा प्रीवियस ईयर के पेपर बनाओ। देखो प्रीवियस ईयर के पेपर बनाने का फायदा क्या होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप बना रहे हैं तो आपको लाइव पता चलता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। और जो एग्जामिनेशन का व्यू है वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने का। इसलिए मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर पर ही ज़्यादा फोकस करो। इंग्लिश में बिल्कुल कंस्टेंट मटेरियल है कि आपका आरसी, वहाँ पर 2 आरसी आएंगे 20 नंबर के कम से कम। और आरसी में क्या करना, रीडिंग कंप्रेंशन अगर आपका इकोनॉमिक बेस्ड आता है, आपकी फास्ट स्किल्स है कि आप रीडिंग बहुत तेजी से कर लेते हो, द हिंदू आपने काफ़ी अच्छा पढ़ रखा है, तो आप यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना, जो लास्ट के क्वेश्चंस आपके होते हैं जिसमें सेनोनिमस और एंटोनिमस का पोर्शन होता है, इस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। ओके, और पहले क्या करना, ये मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके ऑप्शंस होते हैं इन पर एक बार नज़र मार लो। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीडिंग कंप्रेंशन में, इस पर एक बार देख लो। एक बार आपने क्वेश्चन देख लिया, अब आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे आप पैसेज पढ़ोगे तो आपके दिमाग में डायरेक्टली हिट कर जाएगा कि यार वो वाला क्वेश्चन वहाँ पर है, तो उसका आंसर मैं पहले लगा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एक बार पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से पैसेज में उसको ढूंढ के पैसेज पढ़ते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। कुछ थोड़ा सा स्मार्ट करो। फाइन, पैराजम्बल्स आपका आएगा, क्लॉज टेस्ट आपका जरूर आएगा। और अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो आप एरर स्पॉटिंग और करेक्शन के क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हो। मैं आपको बता दूं 6 वीडियो मैंने एरर करेक्शन के ऊपर बनाई है, और जो IBPS की स्पेशल क्लासेस मेरी अभी चल रही हैं उसमें क्या है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के रखे गए हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बना लो। क्वाड्रेटिक मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता कि होगी। प्लेलिस्ट में जाओ और IBPS की स्पेशल क्लासेस का जो फोल्डर है उसको एक्सेस करो, और जितनी भी क्लासेस हैं उनको डेली बेसिस पे देख लो और रिवाइज कर लो, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जामिनेशन में आगे होंगी। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो, यूनिक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको अभी तक अप्रॉक्स 30,000 लोगों ने देख लिया है, और अभी तक देख रहे हैं 20 to 30,000 लोग। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को देख लें, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन साथ में ही जो RBI की न्यूज़ है उसको पढ़ लें, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की रिवाइज कर लें, जो भी आपने नोट्स इन फ्यूचर बनाए हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो। मैं तो आपको ये कहूँगा, मनी बैंकिंग एंड फिनांस की बुक है, BSc पब्लिकेशन की, मनी बैंकिंग एंड फिनांस, इसको फॉलो कर लो, क्योंकि इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया है। और इसके अलावा मुझे बुक समझ में नहीं आई, बेसिकली ये बुक बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ बताऊँ, करंट अफेयर्स, कुछ लोग पूछेंगे कितने मंथ्स का आएगा, तो मैं आपको बता दूँ 25 सितंबर को आपका एग्जाम्स है। तो आप ये मान के चलिए आपका जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक, 25 सितंबर तक ये करंट अफेयर्स आप कर लो। कोई भी आपकी मैगजीन हो, कोई आपके पास ऐसा कैप्सूल रखा हो जिसको आपको पढ़ के, क्योंकि करंट अफेयर्स हर जगह कॉमन होता है, कोई करंट अफेयर्स में नया नहीं होता है। ओके, लेकिन मैं आपको कहूँगा अगस्त मंथ का करंट अफेयर ढंग से पढ़ के जाना, अगस्त और सितंबर का। ये आप मेरी वीडियोस देख लो, इसमें 12 वीडियो हैं, और इनके MCQ कर लो। डेफिनेटली वहाँ पर आपको 5 से 6-7 क्वेश्चन अपने मिल जाएंगे। और कुछ वेरियस फील्ड्स बता रहा हूँ जिन पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जैसे कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, सबमिट्स, अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स और ऑबिचुरीज। ये सारी चीज़ें देख लो, इनसे आपको क्रेडिट यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्स में हेल्पफुल मिलेगी। फाइन, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जनरल अवेयरनेस की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख लें। एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस वीडियो को देख के जाएं, माइंड प्रिपेयर रहेगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों जितनी भी है प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करें। लास्ट के 10 दिनों में आप सोचें क्या कर लें, तो देखो लास्ट के 10 दिनों में आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। एवरीथिंग स्पॉइल्स योर स्ट्रेटजी। अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो आपकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप
जब कभी भी पेपर से 10 दिन पहले एक तो मॉक रेगुलर दें। कोई भी आपने मॉक टेस्ट ले रखा हो, जरूरी नहीं कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही हो, अगर वो आईबीपीएस पीओ का है या एसबीआई पीओ का है, क्लर्क का मत लो क्योंकि क्लर्क के क्वेश्चन थोड़े इजी होंगे, पीओ लेवल का कोई भी मॉक दे लो तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके, एक मॉक डेली दो, 10 मॉक आपने दे लिए। उसके बाद जब आप लाइव फाइनल मॉक वहाँ पर एग्जामिनेशन में देने जाओगे तब आपकी बहुत हेल्प वहाँ पर मिलेगी सर्टेनली। दूसरी चीज़ मैं आपको कह दूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करो अपने। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर लो, या अगर आपके पास छोटी छोटी डायरी हैं तो 3-4 डायरी बना लो। उसमें क्या करो, अपने सब्जेक्ट वाइज उसके की नोट्स लिख लो, तो जब एग्जाम्स आने वाला हो तो इसको रिवाइज करते रहो। और स्टैटिक जीके के लिए क्या करो, स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसकी तो आप सेपरेट नोटबुक बना लो और इसमें नोट डाउन कर लो पहले क्वेश्चंस को, और फिर यहाँ पर आप थ्योरी पोर्शन इसका पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, तब आपको स्टैटिक जीके याद हो जाएगा। क्योंकि स्टैटिक जीके में चेंज नहीं होता है, ठीक है। स्टैटिक जीके क्या है, वो स्टैटिक ही रहेगा, वो तो चाहे अपडेट नहीं होता है, वो वही रहता है। तो इसके ऊपर आप फोकस करो, शॉर्ट नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। और तीसरी चीज़ दोस्तों, आप पर डे जो है मॉक को देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करो। और फिर जो रिजल्ट आपका आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं मेरा इंग्लिश में रिजल्ट 0 आ रहा है, बहुत गंदा रिजल्ट आता है सर। तो इंग्लिश के रिजल्ट की टेंशन मत लो। ऐसा होता है कि इंग्लिश में क्या है, आपने बहुत कम प्रैक्टिस की है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस वजह से आपका रिजल्ट हल्का आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को पढ़ो, द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करो, जैसा मैंने बताया। आप जनरल अवेयरनेस की वीडियो देख लेंगे, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कैसे करके करना है। फाइन। तो दोस्तों लास्ट मिनट में आप यही फॉलो कर सकते हैं, जो आपके नोट्स प्रॉपर बने हैं उनको रिवाइज कर लो, जो बड़े बड़े टॉपिक मैंने बताए, और मॉक देते रहो, आसानी से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बैंकिंग के एग्जामिनेशन बहुत बड़े एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, इसमें हमें बस एक सेंट्रल होने की ज़रूरत पड़ती है, एक केंद्र बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने गोल को सेट कर लें। कुछ लोग एसएससी और बैंक एक साथ करते रहते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है, उनकी सिलेक्शन होने में हो जाता है, थोड़ा लेट होता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना एक गोल सेट कर लो कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, बैंक की चाहिए तो बैंक में दिन रात अपना एक कर लो, आराम से जॉब मिल जाएगी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फाइन। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जामिनेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म फिल किया है वो भी इस वीडियो के थ्रू अपना फ़ायदा ले सकें। और आपका अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप में आ जाओ, कैफ एकेडमी के नाम से एक फेसबुक ग्रुप है, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके नहीं बन रहे हैं वो वहाँ पर पोस्ट करो, और आप अपनी क्लासेस अपने आप से डाउट्स पूछ सकते हैं। सारे फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे, वहाँ पर 14 से 15,000 लोग हैं, ये बहुत कोऑपरेटिव हैं। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जिन लोगों को डाउट है कि मैथ्स के कुछ वीडियोज़ उनको नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, और वहाँ पर मैंने स्क्रॉल करोगे व्यू 30 मोर आएगा, यहाँ पर एक बटन आता है जिससे आपकी लिस्ट और बड़ी हो जाती है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो जब उस पर आप क्लिक कर लोगे तो सारे के सारे वीडियोस आपको फोल्डर बाई फोल्डर आ जाएंगे, तो जिस फोल्डर को आपको देखना है उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, यूट्यूब में फैसिलिटी है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फाइन। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई भी होती है तो आप यहाँ पर ग्रुप पे पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई और भी इशू है तो आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। मेल ID हमारी है current CURRENT affairs AFFAIRSFUNDA@gmail.com। इस आईडी पर आप अपने कंटेंट्स और अपने डाउट्स भी मेल कर सकते हैं, और डेफिनेटली हमारी टीम आपको सॉल्यूशन देगी उस चीज़ का। सो फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।